मैं पूरी दुनिया का आखिरी एम्परर रेल्म कल्टिवेटर था, लेकिन फिर भी मैंने एक साधारण इंसान की तरह जीने का फैसला किया था। पूरे 100 सालों से मैं पहाड़ों की गहराइयों में छिपकर रह रहा था। जब भी कहीं जाता कभी उड़कर नहीं जाता था, और जब भी शिकार करता सिर्फ धनुष और तीर का इस्तेमाल करता था। इसकी वजह बहुत सीधी थी। जब मैं एम्परर रेल्म में ब्रेक थ्रू करने वाला था और आखिरकार इस अभिशप्त पहाड़ से निकलने ही वाला था, तभी उस कमबख्त सिस्टम ने मुझे बताया कि यह दुनिया एम्परर रियलम एक्सपर्ट की शक्ति को सहन ही नहीं कर सकती। इसी कारण मुझे पहाड़ छोड़ने से पूरी तरह मना कर दिया गया था। मैं मजबूर होकर वहीं रह गया। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। एक बेहद खूबसूरत युवा महिला 3 ताकतवर आदमियों से जान बचाकर भागती हुई मेरे इलाके में आ घुसी। उसी पल सिस्टम ने मुझे एक मैंडेटरी मिशन दे दिया। उसने कहा, इस महिला को बचाओ और तुम एम्परर रियलम से आगे ब्रेक थ्रू कर पाओगे। मैंने बिना एक पल गनवाए मिशन एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जैसे ही मैं अपनी लकड़ी की झोपड़ी से बाहर निकला, उस कमबख्त सिस्टम ने मेरी पूरी कल्चरेशन सील कर दी। जो काम मुझे किसी को बचाने के लिए करना था, वह उल्टा उस महिला के मुझे बचाने में बदल गया। पूरे समय वही मेरी रक्षा करती रही। बाद में जब मैं वापस अपनी झोपड़ी में लौटा तो मेरी ऑरा अचानक फिर से फूट पड़ी। मैंने बस हल्के से हाथ लहराया और वे तीनों पीछा करने वाले इस दुनिया से पूरी तरह मिट गए। महिला अभी समझ भी नहीं पाई थी कि हुआ क्या है कि वह बेहोश होकर गिर पड़ी। उसे बचाने के लिए मैंने सीधे सिस्टम से हीलिंग डिवाइन मेडिसिन मांगी, लेकिन मेरी हैरानी की कोई सीमा नहीं रही जब उस कमबख्त सिस्टम ने मुझे ड्रैगन फीनिक्स पिल दे दी। उसके बाद मेरी सीधी सादी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो गई और वह महिला मुझसे नफरत करने लगी। अपनी चोटों से ठीक होने के बाद उसने मुझे गुस्से से घूरा और बिना कुछ कहे मुड़कर चली गई। मुझे लगा कि इस जिंदगी में अब मैं उसे कभी नहीं देखूंगा। लेकिन 2 साल बाद एक इंपीरियल डायनेस्टी का जनरल अचानक मेरे पास आया और एक छोटी बच्ची को मेरी बाहों में रख दिया। उसने कहा, यह तुम्हारी बेटी है, और इतना कहकर जल्दी से चला गया। उसी समय हजारों मील दूर एक भव्य महल के भीतर एक अतुलनीय सुंदर महिला इंपीरियल थ्रोन पर बैठी हुई थी। वह और कोई नहीं बल्कि चिंग्यू डायनेस्टी की वर्तमान एम्प्रेस शेनची की थी। 2 साल पहले कल्टीवेशन बॉटलनेक का सामना करने के बाद वह ब्रेक थ्रू की तलाश में पहाड़ों की गहराइयों में गई थी। लेकिन वहां 3 राइवल डायनेस्टीज के एक्सपर्ट्स ने उस पर घात लगाकर हमला कर दिया था। उन घटनाओं को याद करते ही उसने दांत भींच लिए और उसके शरीर से एक भयावह ऑरा फूट पड़ा। उसने ठंडी आवाज में कहा, हरामी, अगर मुझे यह डर न होता कि वे तीनों डायनेस्टीज मेरी बेटी को निशाना बनाएंगी, तो मैं उसे तुम्हारे जैसे बदमाश के पास कभी नहीं छोड़ती। जैसे ही मैं उन डायनेस्टीज का काम तमाम कर दूंगी, मैं खुद अपनी बेटी को वापस ले जाऊंगी, और जब वह दिन आएगा तब मैं तुमसे इसका पूरा हिसाब चुकता करूंगी। दूसरी तरफ सिस्टम ने कई बार जांच करने के बाद पुष्टि कर दी कि वह बच्ची सचमुच मेरी ही जैविक बेटी थी। पहली बार पिता बनने की खुशी मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी, लेकिन मेरी बाहों में लेटी छोटी बच्ची मेरी तरह खुश नहीं थी। उसका नाम शेन चिंग चिंग था। इस जन्म में वह चिंग्यू डायनेस्टी की एम्परस की बेटी थी, लेकिन पिछले जन्म में वह मूनफॉल किंग नाम की एक शक्तिशाली किंग रियलम एक्सपर्ट रह चुकी थी। एक प्राचीन एम्परर के सीक्रेट रेल्म की खोज के दौरान उस पर 5 किंग रेल्म कल्टीवेटर्स ने हमला कर दिया था और अंत में उसकी मृत्यु हो गई थी। अपने मन में वह गुस्से से जल रही थी। उसने सोचा, बस इंतजार करो, जैसे ही मैं अपनी पुरानी ताकत वापस पालूंगी, तुम सबको हेवनली प्रिजन में फेंक दूंगी और दोबारा रीइंकार्नेशन का मौका भी नहीं दूंगी। जब मैंने अपनी बेटी की आंखों में वह खतरनाक नजर देखी तो मुझे लगा कि शायद उसे भूख लगी है। इसलिए मैंने जल्दी से सिस्टम से बीस्ट मिल्क की एक बोतल निकाली और उसके मुंह की तरफ बढ़ा दी। शेन चिंग चिंग अभी भी अपने पिछले जन्म की यादों में डूबी हुई थी, इसलिए मेरी हरकत से चौंक गई। दुर्भाग्य से वह अभी सिर्फ एक शिशु थी और केवल अस्पष्ट आवाजें ही निकाल सकती थी। अपने मन में वह चिल्लाई, ए इंसान, तुम क्या कर रहे हो? मेरे मुंह में क्या डाल रहे हो? समय धीरे धीरे गुजरता रहा। मुझे पता था कि लोअर वर्ल्ड के कल्टीवेटर्स जब अर्थ रेल्म की 9th लेयर तक पहुंच जाते हैं तो हेवनली डाओ उन्हें जबरदस्ती अपर वर्ल्ड भेज देता है, क्योंकि यह दुनिया उनसे ज्यादा शक्तिशाली एक्सपर्ट्स को सहन नहीं कर सकती। लेकिन मैं अलग था। बहुत साल पहले जब मैं अर्थ रेल्म में पहुंचा था, तब सिस्टम ने मुझे एक विशेष रोब दी थी जो मेरे बारे में हर चीज छिपा सकती थी। इसी दौरान छोटी शेन चिंग चिंग अपने दोनों हाथों में एक पुरानी और घिसी हुई किताब पकड़कर मेरी तरफ दौड़ती हुई आई। वह अपने छोटे छोटे कदमों से बड़ी प्यारी लग रही थी। अपने मन में वह सोच रही थी, क्या इस किताब में जो लिखा है वह सच है? क्योंकि वह अभी बोल नहीं सकती थी। उसके मुंह से सिर्फ बच्चों जैसी अस्पष्ट आवाजें ही निकल रही थीं। हालांकि मैं थोड़ा उलझन में था, फिर भी मैंने उसके हाथ से वह किताब ले ली। किताब का नाम था रिकॉर्ड्स ऑफ द अपर वर्ल्ड। मैंने उसे तुरंत पहचान लिया। कई साल पहले मुझे यह साइन इन रिवॉर्ड के रूप में मिली थी। उस किताब में अपर वर्ल्ड में हुई कई बड़ी घटनाओं का रिकॉर्ड था। मैं हल्के से मुस्कुराया, अपनी बेटी को उठाकर गोद में लिया और उसकी तरफ देखते हुए कहा, इस किताब का नाम रिकॉर्ड्स है। इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां हैं, ऐसी कहानियां जो अपर वर्ल्ड के बारे में हैं। शेन चिंग चिंग दरअसल मुझसे यह पूछना चाहती थी, क्या इस किताब में जो कुछ लिखा है वह सच में सच है?
लेकिन जितना ज्यादा वह इसके बारे में सोचती उतना ही उसका गुस्सा बढ़ता जाता। अचानक उसने झुंझलाकर अपना छोटा सा गोल मटोल हाथ मेरे चेहरे की तरफ घुमा दिया। उसकी नजर में यह एक गुस्से भरा थप्पड़ था, लेकिन मेरे लिए वह किसी प्यार भरे स्पर्श से ज्यादा नहीं था। मैं मुस्कुराया, उसे अपनी बाहों में और करीब खींच लिया और कहा, इधर आओ मेरी प्यारी बेटी, डैडी तुम्हें यह पढ़कर सुनाता है। इस किताब की कहानियां बहुत दिलचस्प हैं। फिर मैंने किताब खोली और संयोग से वह ठीक उसी पन्ने पर खुल गई जिसे शेन चिंग चिंग 10 मिनट पहले पढ़ रही थी। मेरी नजर सबसे पहले 4 बड़े अक्षरों पर पड़ी, मूनफॉल किंग। मैंने उस पन्ने की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो बेटी, ये जो है ना, यही मशहूर मूनफॉल किंग है। क्या ये बहुत खूबसूरत नहीं है? जैसे ही शन चिंग चिंग ने वह पन्ना देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। तभी मैंने पढ़ना शुरू किया। मूनफॉल किंग का जन्म अपर वर्ल्ड के मूनफॉल क्लैन की सेंटेस के रूप में हुआ था। उसके पास हेवनली स्पिरिट सेक्रेड बॉडी था। 3000 साल पहले किंग रियल्म में पहुंचने के तुरंत बाद उसने अनगिनत पुराने किंग रियल्म एक्सपर्ट्स को हरा दिया था और उन्हें घुटनों पर बैठकर दया की भीख मांगने पर मजबूर कर दिया था। 1000 साल पहले जब किंग रियलम सीक्रेट रियलम खुला तो वह अकेले उसके अंदर गई थी। दुर्भाग्यवश वहां 5 किंग रियलम एक्सपर्ट्स ने उस पर घात लगाकर हमला कर दिया और अंत में वह पराजित हो गई। यह सब पढ़ते हुए शेन चिंग चिंग का छोटा सा शरीर हल्का कांपने लगा। उसके मन में जबरदस्त सदमा था। उसने सोचा, यह सब सच है? क्या मुझे मरे हुए सचमुच इतने साल हो चुके हैं? वह जल्दी जल्दी किताब के पन्ने पलटने लगी और जल्द ही उसे अपनी मृत्यु के समय के सबसे करीब का एक रिकॉर्ड मिल गया। उसमें लिखा था, लनगोंगवा ने एम्परर रेल्म में प्रवेश किया। 1000 साल पहले उसने 5 किंग रेल्म एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर महान मूनफॉल किंग की हत्या की और अंततः उसकी इनहेरिटेंस प्राप्त कर ली। जैसे ही शेन चिंग चिंग ने चित्र में वह चेहरा देखा जिसे वह जिंदगी भर नहीं भूल सकती थी, उसका छोटा सा गोल मटोल हाथ कसकर मुट्ठी में बदल गया। गुस्से में उसने सीधे उस तस्वीर के सिर पर मुक्का मार दिया। उसी क्षण आसमान से एक भयानक सोड ऑरा उतर आई। पूरा आकाश मानो उसके दबाव में शांत हो गया। हेवनली पनिशमेंट सक्रिय हो चुकी थी। शून्य में एक विशाल तलवार प्रकट हुई जो सीधे शेन चिंग चिंग की तरफ इशारा कर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग की इच्छा स्वयं गूंज रही हो। एम्परर का अपमान नहीं किया जा सकता। उसी समय मेरे मुंह से एक धीमी आवाज निकली। मैंने बस एक शब्द कहा और वह विशाल तलवार उसी पल टुकड़ों में बिखर गई। शेन चिंग चिंग अविश्वास में जम गई। उसे तुरंत समझ आ गया कि वह स्वॉर्ड ऑरा उसी को निशाना बना रही थी। हालांकि उसकी शक्ति बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन वह निस्संदेह एक एम्परर रेल्म एक्सपर्ट के अपमान के कारण उत्पन्न हेवनली पनिशमेंट थी। फिर भी उसके इस सस्ते पिता ने उसे सिर्फ एक शब्द बोलकर खत्म कर दिया था। दूसरी तरफ मैं कुछ समझे बिना प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरने लगा और कहा, कोई बात नहीं बेटी, डैडी यहाँ है, डरने की जरूरत नहीं है। इसी तरह देखते ही देखते 2 साल और गुजर गए। हम दोनों पहाड़ के भीतर शांति से रहते रहे। हमारी जिंदगी किसी दुनिया से कटे हुए स्वर्ग जैसी थी, लेकिन पहाड़ के बाहर हालात बिल्कुल अलग थे। चिंग्यू डायनेस्टी की एम्प्रेस शेन चिकी ने तीनों महान डायनेस्टीज के खिलाफ भीषण युद्ध छेड़ दिया था। केवल 2 सालों में उसने तीनों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। हालांकि युद्ध खत्म हो चुका था, फिर भी पीछे बचे अवशेषों को संभालने और स्थिर होने में काफी समय लगना था। पहाड़ों में मेरी शांत जिंदगी और बाहर की अराजक दुनिया के बीच का अंतर बेहद बड़ा था। फिर 1 और साल बीत गया। उस दिन मैं आंगन में खड़ा था और मेरे सामने एक विशाल लोहे का कड़ाहा रखा हुआ था। उसके भीतर अनगिनत डिवाइन बीस्ट्स के ब्लड एसेंसेस थे जिन्हें इकट्ठा करने में मैंने बहुत मेहनत की थी। आज मेरी बेटी का 4था जन्मदिन था और यही वह दिन भी था जब उसकी फिजिक जागृत होने वाली थी। शेन चिंग चिंग अभी अभी अपनी कल्चरेशन पूरी करके बाहर आई थी। जैसे ही उसने मुझे उस विशाल कड़ाहे के सामने बड़े करछुल से कुछ चलाते हुए देखा, उसके चेहरे पर अजीब सा भाव आ गया। उसने मेरी तरफ देखा मानो पूछ रही हो, पिताजी आप क्या कर रहे हैं? मैंने बिल्कुल सामान्य अंदाज में जवाब दिया, कुछ खास नहीं, आज तुम्हारा जन्मदिन है ना, इसलिए तुम्हारे लिए सूप बना रहा हूँ। शेन चिंग चिंग की नजर तुरंत उस विशाल कड़ाहे पर गई। उसने मन ही मन कहा, हे भगवान, इतना बड़ा बर्तन सूप बनाने के लिए? मुझे तो लग रहा है कि फादर मुझे ही पकाने वाले हैं। बेशक वह ये बात सिर्फ अपने दिल में ही कह सकती थी। आखिर इस जन्म के उसके पिता सचमुच बेहद अजीब थे। इतने सालों में उसने मुझे कभी लड़ते हुए नहीं देखा था। हर दिन मैं बस सोता, आराम करता और जिंदगी का आनंद लेता नजर आता था। लेकिन एक बात उसे पूरी तरह यकीन थी, मैं बेहद शक्तिशाली था। आज उसकी फिजिक जागृत होने वाली थी और असल में वह इसी विषय पर मुझसे बात करने आई थी। इस जन्म में उसके पास इनेट डाओ बॉडी था जो उसके पिछले जन्म के हेवनली स्पिरिट सेक्रेड बॉडी से भी ज्यादा शक्तिशाली फिजिक था। लेकिन उसे जागृत करने के लिए बेहद डरावने संसाधनों की जरूरत पड़ती थी। अगर उसे अपर वर्ल्ड लौटकर बदला लेना था तो इस फिजिक को जागृत करना उसके लिए अनिवार्य था। तभी अचानक मेरे तैयार किए हुए कड़ाहे से एक भयानक ऑरा फूट पड़ी। जैसे ही शन चिंग चिंग ने उसे महसूस किया, वह सहज रूप से कई कदम पीछे हट गई। उसके मन में तुरंत आवाज गूंजी, ये तो हेवनली डीमन फीनिक्स की ऑरा है। अगले ही पल कड़ाहे के ऊपर एक विशाल फीनिक्स फैंटम प्रकट हुआ। उससे निकलने वाला दबाव इतना भयानक था कि आत्मा तक कांप जाए। शेन चिंग चिंग पूरी तरह उलझ गई।
हेवनली डीमन फीनिक्स क्लैन अपने लोगों की रक्षा करने के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ तक कि कोई गर्भवती हेवनली डीमन फीनिक्स भी अपने बच्चे को नुकसान पहुंचाने देने से पहले अपने शरीर का आखिरी खून तक जला देती थी। इतना ही नहीं, सबसे कमजोर हेवनली डीमन फीनिक्स भी कम से कम इमॉर्टल किंग स्तर की कल्चरेशन रखता था, लेकिन उसके सामने मौजूद फिनिक्स फैंटम की ऑरा इमॉर्टल किंग से भी कहीं ज्यादा भयावह थी। उसके विचार तुरंत अस्त व्यस्त हो गए। उसने मन ही मन सोचा, क्या फादर वास्तव में इमॉर्टल एम्परर हैं या उससे भी ऊपर की कोई सत्ता? वह आगे सोचने की हिम्मत ही नहीं कर पाई। यह संभावना उसके लिए बेहद अविश्वसनीय थी। दूसरी तरफ जब मैंने अपनी बेटी के चेहरे पर डर देखा तो मैं तुरंत चिंतित हो गया। मेरी बेटी के चेहरे पर डर देखकर मैंने तुरंत अपने हाथ का बड़ा करछुल नीचे रख दिया और जल्दी से उसके पास पहुंच गया। सच कहूं तो मुझे डर था कि कहीं वह इतनी घबरा न जाए कि कड़ाहे के अंदर जाने से ही मना कर दे और उसकी फिजीक जागृत होने का मौका हाथ से निकल जाए। मैंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, डरने की जरूरत नहीं है मेरी प्यारी बेटी। जो मॉन्स्टर तुमने अभी देखा था वह हेवनली डीमन फीनिक्स है, लेकिन यहाँ सिर्फ उसके ब्लड एसेंस का एक हिस्सा मौजूद है। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। इतना कहने के बाद मैं मुड़कर थोड़ा दूर चला गया। आखिर कड़ाहे में प्रवेश करने के लिए कपड़े उतारने पड़ते थे और अब मेरी बेटी बड़ी हो रही थी। जैसे ही मैंने अपनी पीठ उसकी तरफ की, शेन चिंगचिंग ने अविश्वसनीय गति से छलांग लगाई और सीधे उबलते हुए कड़ाहे के अंदर पहुंच गई। उसी क्षण स्वर्ग और धरती का रंग बदल गया। हजारों मील तक फैला साफ आसमान पूरी तरह गायब हो गया और उसकी जगह अनगिनत काले बादलों ने ले ली। दसियों हजार बिजली की चमकें पहाड़ों पर गिरने लगीं और पूरा क्षेत्र मानो प्रलय के दृश्य में बदल गया। आसपास के सभी शक्तिशाली कल्टीवेटर्स स्तब्ध रह गए। कई लोग हैरानी से सोचने लगे, ये क्या हो रहा है? स्वर्ग और धरती की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी एक ही जगह पर क्यों इकट्ठा हो रही है? क्या कोई सुप्रीम ट्रेजर जन्म ले चुका है? आसपास के अनगिनत कल्टीवेटर्स ने इस असामान्य घटना को महसूस किया, लेकिन उनमें से कोई भी पहाड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। उन्होंने अपनी आंखों से कल्टीवेटर को पास जाने की कोशिश करते देखा था, जो पहाड़ तक पहुंचने से पहले ही बिजली गिरने से मारा गया था। उसी समय शन चीकी को भी यह खबर मिल गई और वह बिना देर किए निकल पड़ी। उसकी 7th लेयर अर्थ रेल्म कल्टीवेशन पूरी तरह फूट पड़ी। उसे किसी हेवनली ट्रेजर में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। वह सिर्फ अपनी बेटी को सुरक्षित वापस ले जाना चाहती थी और उस हरामी को मारना चाहती थी जिसने सालों पहले उसका फायदा उठाया था। लेकिन जब वह उस अनाम पहाड़ से 10 मील से भी कम दूरी पर पहुंची, तभी 3 आकृतियां अचानक उसके सामने आकर खड़ी हो गईं। उनमें से एक ने कहा, योर मैजेस्टी, कृपया रुक जाइए। वे तीनों नॉर्दर्न रीजन की कंघाई स्पिरिट एकेडमी के एल्डर्स थे और प्रत्येक की कल्टीवेशन लगभग 3rd लेयर अर्थ रेल्म पर थी। शेन चीकी ने आंखें सिकोड़ते हुए ठंडी आवाज में पूछा, कब से सदर्न रीजन के मामलों में नॉर्दर्न रीजन दखल देने लगा? 3 महान डायनेस्टीज को नष्ट करने के बाद चिंग्यू डायनेस्टी पूरे सदर्न रीजन की सतह पर सबसे शक्तिशाली शक्ति बन चुकी थी। हालांकि उसे केवल सतह पर सबसे मजबूत कहा जाता था, क्योंकि कल्टीवेटर्स अपनी ताकत छिपाने में माहिर होते हैं। कोई नहीं जानता था कि कितने पुराने मॉन्स्टर्स अंधेरे में छिपे बैठे हैं। तभी एक एल्डर मुस्कुराया और बोला, योर मैजेस्टी मजाक कर रही हैं। स्वर्ग के नीचे मौजूद ट्रेजर्स उसी के होते हैं जिसके भाग्य में उन्हें पाना लिखा हो। मालिकाना हक पहले से कैसे तय किया जा सकता है? यह सुनकर शेन किकी का चेहरा और ठंडा हो गया। उसने कहा, मेरे रास्ते से हट जाओ। अंदर जो भी अपॉर्चुनिटी है उसमें मेरी कोई रुचि नहीं है। मैं सिर्फ अपनी बेटी को बाहर निकालना चाहती हूँ। उसके ये शब्द केवल सामने खड़े 3 एल्डर्स के लिए नहीं थे। वह छिपकर देख रहे उन एम्परर एक्सपर्ट्स को भी चेतावनी दे रही थी जो परछाइयों में मौजूद थे। लेकिन दुर्भाग्य से किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। पहाड़ से निकलने वाली ऑरा इतनी भयावह थी कि उसकी मात्र उपस्थिति ही लोगों को सांस लेने में मुश्किल दे रही थी। उनकी नजर में अंदर मौजूद ट्रेजर शायद लेजेंडरी इमॉर्टल रेल्म से जुड़ा हुआ था। मॉर्टल्स का मार्ग विशाल था, लेकिन इमॉर्टैलिटी का मार्ग उससे भी ज्यादा रहस्यमय था। ऐसा अवसर कोई भी गंवाना नहीं चाहता था। जब किसी ने जवाब नहीं दिया और तीनों एल्डर्स भी रास्ते से नहीं हटे, तो शेन चीकी समझ गई कि अब इंतजार करने का समय नहीं है। जितनी देर होगी उतने ज्यादा एक्सपर्ट्स यहाँ पहुंचेंगे। उसकी ऑरा विस्फोट की तरह बाहर निकली और उसने ठंडी आवाज में कहा, अपना एक एक हाथ काटो और यहाँ से चले जाओ। मैं वूजी जी का सम्मान करते हुए तुम्हारी जान बख्श रही हूँ। अब मेरी नजरों से दूर हो जाओ। वह दोबारा पहाड़ में घुसने के लिए आगे बढ़ने ही वाली थी कि अचानक आकाश से एक आवाज गूंज उठी, एम्प्रेस सचमुच अपनी प्रतिष्ठा के योग्य हैं, लेकिन स्वर्ग के नीचे मौजूद ट्रेजर्स उसी के होते हैं जिसके भाग्य में वे लिखे हों। शायद योर मैजेस्टी को एक कदम पीछे हट जाना चाहिए। आवाज खत्म होते ही आकाश में 3rd पैलेस रियलम के शिखर पर पहुंची दर्जनों शक्तिशाली ऑरस फूट पड़ी। बोलने वाला व्यक्ति अपनी पीठ पर ब्लड रेड बोन स्वॉर्ड लटकाए हुए था। उसे देखते ही शेन किकी का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, तो डोंगफेंग फैमिली भी आ गई? लेकिन उसे सबसे ज्यादा झटका इस बात का लगा कि वे इतने सारे पैलेस रियलम एक्सपर्ट्स को एक साथ लेकर आए थे। वह व्यक्ति डोंगफेंग जियन था, एक एम्परर रेल्म एक्सपर्ट जिसकी कल्टीवेशन 7th लेयर तक पहुंच चुकी थी।
उसके आने के बाद अंधेरे में छिपी हुई अन्य शक्तियां भी धैर्य नहीं रख सकीं। एक के बाद एक वे सब सामने आने लगीं। थोड़े ही समय में 4 लेट स्टेज एम्परर रियलम एक्सपर्ट्स वहां इकट्ठा हो चुके थे। अपने सामने मौजूद इस भयावह लाइनअप को देखकर शेन किकी के मन में पछतावा भर गया। उसने दांत भींचते हुए सोचा, धत्तेरे की, मुझे क्विंक क्विंक को उस हरामी के पास कभी नहीं छोड़ना चाहिए था। तभी एक मोहक आवाज सभी के कानों में गूंजी, सब लोग साथ क्यों नहीं चलते? आखिर ट्रेजर ढूंढना अभी हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। जैसे ही नए आए लोगों ने देखा कि यह आवाज किसकी है, उनके चेहरे बदल गए। वह एज्योर हिल फॉक्स डीमन थी, एज्योर हिल एम्प्रेस। बस इसी तरह वहां मौजूद सभी एम्परर एक्सपर्ट्स ने अस्थायी गठबंधन बना लिया। पहाड़ के बाहर माहौल लगातार तनावपूर्ण होता जा रहा था, लेकिन सच कहूं तो इन तथाकथित पीक एम्परर एक्सपर्ट्स में मेरी जरा भी रुचि नहीं थी। ऐसे लोगों से निपटते समय मेरी सबसे बड़ी चिंता सिर्फ यही होती थी कि कहीं मैं गलती से अपनी ताकत पर नियंत्रण न खो दूं और पूरी दुनिया ही नष्ट न हो जाए। हालांकि बाहर की सारी परेशानियों में एक बात थी जो मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। शेन किकी यहाँ पहुंच चुकी थी। सालों पहले मैंने उसके साथ जो किया था उसे याद करके मुझे खुद मानना पड़ा कि मेरे काम सचमुच काफी बेशर्म थे। और ठीक उसी समय स्वर्ग और धरती एक बार फिर बदलने लगे। ऊपर छाए हुए काले बादल धीरे धीरे छंटने शुरू हो गए। जैसे जैसे आसमान में छाए काले बादल धीरे धीरे छंटने लगे, अचानक शेन चिंग चिंग के शरीर से प्रकाश का एक विशाल स्तंभ निकला और सीधे स्वर्ग को चीरता हुआ ऊपर जा पहुंचा। अगले ही पल आसमान के ऊपर 8 डिवाइन बीस्ट्स के विशाल फैंटम्स प्रकट हो गए। वह दृश्य इतना भयानक और दिव्य था कि बची हुई सारी स्टॉर्म क्लाउड्स भी तुरंत बिखर गईं। यह देखकर आखिरकार मैं होश में आया और कड़ाहे के भीतर बैठी अपनी बेटी की तरफ देखने लगा। मेरे चेहरे पर गर्व और स्नेह साफ दिखाई दे रहा था। मन ही मन मैं सोचने से खुद को रोक नहीं पाया, मेरी बेटी शेन चिंग चिंग में सचमुच एक ग्रेट एम्परर जैसी शान और क्षमता है। तभी अचानक सिस्टम की आवाज मेरे दिमाग में गूंज उठी, डिंग! होस्ट की बेटी ने सफलतापूर्वक इनेट डाओ बॉडी को जागृत कर लिया है। मिशन कंप्लीट, रिवॉर्ड्स ग्रांटेड, एम्परर लेवल कल्चरेशन टेक्निक, ग्रेट दाओ सिंप्लीफाइड रिकॉर्ड और अर्थ स्वॉर्ड ह्यू। कल्चरेशन टेक्निक के बारे में तो मुझे अलग से सोचने की जरूरत ही नहीं थी। सिर्फ नाम सुनकर ही समझ गया कि यह मेरी बेटी के लिए है। लेकिन टेक्निक की तुलना में मेरी रुचि अर्थ सोर्ड होयू में ज्यादा थी। सिस्टम के अनुसार यह तलवार 1 लाख साल पहले जीवे एम्परर की थी। उस समय एम्परर रियलम में प्रवेश करने के तुरंत बाद जीवे एम्परर को 3 अनुभवी एम्परर रियलम एक्सपर्ट्स ने घेर लिया था। लेकिन उसने सिर्फ एक तलवार के सहारे अकेले ही तीनों से युद्ध किया था। मैंने अपने हाथ में रखी तलवार को ध्यान से देखा। वह पंख की तरह हल्की थी और उसकी धार पर चांदी जैसी जेड रंग की चमक बह रही थी। मेरी नजर में उसका मूल्यांकन बहुत सीधा था। यह बेहद सुंदर और शानदार थी। तभी एक नरम और प्यारी सी आवाज ने मेरा ध्यान वापस खींच लिया। शेन चिंग चिंग ने पूछा, डैडी ये क्या है? मैंने नीचे उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ये डैडी की तरफ से तुम्हारे लिए तैयार किया गया बर्थडे गिफ्ट है, लेकिन अभी तुम्हें ये नहीं मिल सकता। इतना कहकर मैंने अर्थ स्वॉर्ड को वापस सिस्टम स्पेस में रख दिया और ग्रेट डाओ सिंप्लीफाइड रिकॉर्ड निकाल लिया। उसे शेन चिंग चिंग की तरफ बढ़ाते हुए मैंने कहा, मेरी प्यारी बेटी, ये एम्परर लेवल कल्टीवेशन टेक्निक डैडी की तरफ से तुम्हारे जन्मदिन का उपहार है। ये तुम्हारी फिजिक के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। शेन चिंग चिंग ने हैरानी भरे चेहरे के साथ टेक्निक को स्वीकार किया। फिर उसने मेरी तरफ देखते हुए पूछा, डैडी क्या मेरा इनेट दाओ बॉडी सचमुच इतना शक्तिशाली है? क्या ये वास्तव में एक लेजेंडरी एम्परर लेवल कल्टीवेशन टेक्निक के योग्य है? मैंने सिर हिलाते हुए कहा, बहुत शक्तिशाली। इनेट दाओ बॉडी स्वाभाविक रूप से ग्रेट दाओ के बेहद करीब होता है। जिसके पास यह फिजिक हो उसे डॉटर ऑफ हेवन कहा जा सकता है, यानी स्वर्ग की प्रिय पुत्री। तुम्हारी पूरी जिंदगी में अवसर खुद चलकर तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हारी भविष्य की उपलब्धियों की कोई सीमा नहीं होगी। मेरी बात सुनते ही शेन चिंग चिंग के चेहरे पर उत्साह दिखाई देने लगा। हालांकि वह पूरी तरह नहीं समझ पाई कि डॉटर ऑफ हेवन होने का मतलब क्या है, लेकिन एक बात उसे अच्छी तरह समझ आ गई थी। ग्रेट डाओ के स्वाभाविक रूप से करीब होना किसी भी कल्टीवेटर के लिए कल्पना से परे लाभ था। अपने पिछले जन्म में अगर उसकी डाओ की समझ थोड़ी और गहरी होती तो वह एम्परर इनहेरिटेंस की तलाश में कभी नहीं जाती, और अगर वह उसे खोजने नहीं जाती तो अपने दुश्मनों के जाल में फंसकर मरती भी नहीं। तभी शेन चिंग चिंग ने कल्चरेशन टेक्निक को सुरक्षित रख लिया। ठीक उसी समय आकाश से एक सफेद आकृति उतरकर हमारे आंगन में आ गई। आने वाली कोई और नहीं बल्कि चिंग्यू डायनेस्टी की एम्प्रेस शेन चीकी थी। दूसरे एक्सपर्ट्स के साथ पहाड़ में प्रवेश करने के बाद वह अपनी यादों के सहारे यहाँ तक पहुंच गई थी। जैसे ही मैंने उसे देखा मेरे चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देने लगी, लेकिन सौभाग्य से शेन किकी ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। वह सीधे शेन चिंग चिंग के पास पहुंची, उसके सामने झुक गई और बेहद कोमल आवाज में पूछा, मेरी बेटी तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? अपने सामने खड़ी इस खूबसूरत महिला को देखते ही शेन चिंग चिंग समझ गई कि यही इस जन्म में उसकी माँ है। अचानक उसके दिल में एक ऐसी भावना पैदा हुई जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वह गर्मजोशी भरी, सुकून देने वाली और बेहद आरामदायक थी।
उसने धीरे से जवाब दिया, मदर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पिछले जन्म में उसका जन्म अपर वर्ल्ड के मूनफॉल क्लैन में हुआ था, लेकिन बचपन में ही उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। बाद में उसकी असाधारण प्रतिभा के कारण उसे क्लैन की सेंटेंस चुना गया, मगर मूनफॉल क्लैन की हर सेंटेंस को अकेला जीवन जीना पड़ता था। यही क्लैन का नियम था। एक बार सेंटेंस बन जाने के बाद आजादी उससे हमेशा के लिए छिन जाती थी। पारिवारिक स्नेह उसके लिए हमेशा एक अधूरा सपना ही रहा। इसलिए आज शैन किकी की चिंता और प्यार उसके लिए 2 जन्मों से प्रतीक्षित एक अनमोल चीज थी। अपनी बेटी को सुरक्षित देखकर शेन किकी ने आखिर राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल उसकी नजर मेरी तरफ घूमी। मैं थोड़ी दूरी पर खड़ा था और हिलने की हिम्मत भी नहीं कर रहा था। उसका चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। उसने कहा, अगर मेरी बेटी को कुछ भी हो जाता तो मैं तुम्हें मार डालती। यह सुनते ही मैंने जल्दी जल्दी हाथ हिलाए और घबराकर कहा, ऐसा कभी नहीं होने देता मैं। अपने माता पिता को इस तरह बातचीत करते देखकर शेन चिंग चिंग को अचानक यह सब काफी मजेदार लगने लगा। उसे नहीं पता था कि अतीत में हमारे बीच क्या हुआ था, लेकिन यह दृश्य किसी तरह बहुत गर्मजोशी और अपनापन महसूस करा रहा था। तभी शेन किकी को अपनी बेटी में कुछ असामान्य महसूस हुआ। उसकी नीली आंखों में रहस्यमयी प्रकाश चमका। उसके पास आई ऑफ पियर्सिंग ट्रुथ नाम की शक्ति थी, जो हर प्रकार के भ्रम को भेद सकती थी। किंवदंतियों के अनुसार यदि इसे पूर्णता तक साध लिया जाए तो यह अतीत और भविष्य तक देख सकती थी। 4 साल पहले जब शेन चिंग चिंग का जन्म हुआ था, तभी एक अद्भुत हेवनली फेनोमेनन प्रकट हुआ था। उस समय आए ऑन ऑफ पियर्सिंग ट्रुथ का उपयोग करके शेन चीची केवल इतना ही जान पाई थी कि उसकी बेटी के पास एक रहस्यमयी फिजी है, जो उसने अपने पूरे जीवन में देखे गए सभी स्पेशल फिजीज से अधिक शक्तिशाली था। अब ऐसा लग रहा था कि वह फिजीक आखिरकार पूरी तरह जागृत हो चुका है। यह सोचकर शन चीकी ने मेरी तरफ देखा और पूछा, क्या अभी जो फिनोमेनन हुआ था वह चिंग चिंग की वजह से था? मैंने सिर हिलाकर कहा, हाँ। उसने तुरंत अगला सवाल किया, उसकी फिजिक क्या है? मैंने बिना झिझक जवाब दिया, इननेट डाउ बॉडी। शेन किकी की आंखें हल्की सी फैल गईं। उसने पूछा, क्या यह बहुत शक्तिशाली है? मैंने फिर सिर हिलाया और कहा, बहुत शक्तिशाली। इसके बाद शेन किकी लगातार सवाल पूछती रही और मैं एक एक करके उसके हर सवाल का जवाब देता गया। शेन किकी जो भी सवाल पूछती, मैं पूरी ईमानदारी से उसका जवाब देता जाता। लेकिन जैसे ही सवाल खत्म हुए, हमारे बीच फिर से अजीब सी खामोशी छा गई। मैं पूरी तरह असहाय महसूस कर रहा था। आखिरकार मैंने अपनी प्यारी बेटी शेन चिंग चिंग की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में उससे मदद की गुहार लगाने लगा। मुझे उम्मीद थी कि वह इस अजीब स्थिति से निकलने का कोई तरीका जरूर सोच लेगी, लेकिन मेरी सारी उम्मीदें उसी पल टूट गईं जब उसने मेरा संकेत समझने के बाद मुझे ऐसा भाव दिया जैसे कह रही हो, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। फिर उसने बिल्कुल आराम से कहा, मदर आप और फादर बात कीजिए, मैं थोड़ी देर खेलने जा रही हूँ। इतना कहकर वह बिना एक पल रुके वहां से भाग गई। अपनी छोटी सी पैडेड जैकेट को सबसे महत्वपूर्ण समय पर मुझे छोड़कर भागते हुए देखकर मेरा दिल बैठ गया। मैंने गहरी सांस ली और सालों पहले हुई उस घटना के लिए माफी मांगने का फैसला किया। मैंने कहा, उस समय जो हुआ था वह दरअसल एक एक्सीडेंट, लेकिन एक्सीडेंट शब्द पूरा होने से पहले ही शेन किकी के शरीर से भयानक किलिंग इंटेंट फूट पड़ा। उसकी आंखें तुरंत बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसका जिक्र करने की? उस समय उसे मुझ पर तरस आ गया था, क्योंकि वह मुझे एक साधारण इंसान समझती थी। वह नहीं चाहती थी कि कोई निर्दोष व्यक्ति उसकी मुसीबतों में फंस जाए, इसलिए अपनी चोटों की परवाह किए बिना उसने मेरी रक्षा की थी। वह लगभग मर ही गई थी, लेकिन जब वह मौत के किनारे पहुंच चुकी थी, तब अचानक उस हरामी ने यानी मैंने अपनी असली ताकत दिखा दी और बड़ी आसानी से उसके दुश्मनों का सफाया कर दिया। केवल इतना होता तो भी ठीक था, लेकिन उसके बाद मैंने जो किया था उसे याद करके आज भी वह गुस्से से भर जाती थी। हालांकि अब वह मुझे मार भी नहीं सकती थी। आखिर चिंग चिंग को अपने पिता की जरूरत थी। शायद यही सोचकर उसके शरीर से निकल रही किलिंग इंटेंट धीरे धीरे शांत हो गई। फिर उसने ध्यान से मेरे चेहरे को देखा, अपना नाजुक हाथ उठाया और मेरी ठुड्डी को हल्के से ऊपर कर दिया। उसकी आवाज में किसी भी तरह के इनकार की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसने कहा, मेरे साथ वापस चलो और मेरे पति बनो। मैं वहीं जड़ हो गया। तुम्हारा पति? इंपीरियल कंसोर्ट बनूं? मेरी आंखें फैल गईं। मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। मैं किसी और के परिवार में शादी करके कैसे जा सकता था? मैं जोर से मना करने ही वाला था कि तभी मेरे दिमाग में वह आवाज गूंजी जिसे मैं सबसे कम सुनना चाहता था। चॉइस 1, अपनी पत्नी के साथ घर वापस जाओ, रिवॉर्ड फ्रीडम। चॉइस 2, अपनी पत्नी के साथ घर वापस जाने से इनकार करो, पनिशमेंट 100,000 years imprisonment। मैं कुछ सेकंड तक खाली नजरों से देखता रह गया, फिर और देखता रहा। आखिरकार मैंने मन ही मन चिल्लाकर कहा, सिस्टम, क्या तुम सच में गंभीर हो? अंत में मैंने वही विकल्प चुना जिससे मेरी बची खुची इज्जत कम से कम थोड़ी सुरक्षित रह सके। 100 साल तक पहाड़ों में कैद रहने के बाद आखिरकार मुझे आजादी मिल गई थी। अब मैं बाहरी दुनिया देख सकता था। ज्यादा समय नहीं बीता और हमारा 3 लोगों का परिवार चिंग्यू डायनेस्टी पहुंच गया। जैसे ही हम इंपीरियल कोर्ट में दाखिल हुए, शेन किकी ने सभी सिविल और मिलिट्री ऑफिशियल्स के सामने सीधे घोषणा कर दी, आज से ये इंपीरियल लॉर्ड होंगे और शेन चिंग चिंग हमारी प्रिंसेस होगी। सभी मंत्री एक दूसरे का चेहरा देखने लगे।
किसी ने नहीं सोचा था कि डायनेस्टी को अचानक एक इंपीरियल लॉर्ड और 4 साल की प्रिंसेस दोनों मिल जाएंगे, लेकिन अपनी दबंग एम्प्रेस के सामने विरोध करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। आखिरकार वे सब झुक गए और बोले, ग्रीटिंग्स इंपीरियल लॉर्ड, ग्रीटिंग्स योर हाइनेस। उसके बाद मैं जनरल निंगवू के साथ महल में घूमने लगा ताकि आसपास के माहौल से परिचित हो सकूं, जबकि शेन की 3 नष्ट हो चुकी डायनेसीज के बचे हुए अवशेषों को खत्म करने की योजना पर चर्चा करने लगी। केवल कुछ घंटों के भीतर ही कोर्ट की खबर पूरे साउथर्न रीजन में आग की तरह फैल गई। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि चिंग्यू डायनेस्टी को अचानक एक इंपीरियल लॉर्ड और एक छोटी प्रिंसेस मिल गई है। जहां तक मेरी बात थी, आम लोग मुझे उस आदमी के रूप में देखने लगे थे जिसने एम्प्रेस का दिल चुरा लिया था। इस समय मैं एकेडमी के भीतर आराम से घूम रहा था और अनगिनत युवा लड़कियां मुझे खुलकर निहार रही थीं। कुछ फुसफुसाई, इंपीरियल लॉर्ड कितने हैंडसम हैं। दूसरी बोली, ये तो हैंडसम मेन रैंकिंग्स के तियान हुआजी से भी ज्यादा आकर्षक हैं। उनकी बातें हर जगह मेरा पीछा कर रही थीं। तभी अचानक एक भयंकर गर्जना ने पूरे आसमान को हिला दिया। सभी लोगों ने सिर उठाकर ऊपर देखा। एक विशाल तलवार आकाश में प्रकट हुई थी। वह इतनी बड़ी थी कि उसके सामने स्वर्ग और धरती तक कांपते हुए लग रहे थे। उसकी नोक सीधे इंपीरियल पैलेस की तरफ इशारा कर रही थी। अगले ही पल दर्जनों काले वस्त्र पहने लोग महल के ऊपर दिखाई दिए। उनके शरीर से निकलने वाला दबाव इतना भयावह था कि अनगिनत लोग लगभग घुटनों के बल गिर पड़े। यह देखकर मेरी आंखें ठंडी हो गईं। मैंने मन ही मन कहा, कितने घमंडी हैं। आज मेरा आधिकारिक नियुक्ति दिवस था और फिर भी कोई यहाँ आकर परेशानी खड़ी करने की हिम्मत कर रहा था। मैंने बस अपनी आस्तीन हल्के से झटक दी और वह दम घोंटने वाला दबाव बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। उसी समय एकेडमी के भीतर से प्रकाश की 2 किरणें निकलकर इंपीरियल पैलेस में पहुंच गईं। मैंने उनकी ऑरा तुरंत पहचान ली। दोनों एक्सपर्ट्स 8th लेयर अर्थ रेल्म में थे, यानी शन चीकी से भी एक रेल्म ऊपर। लेकिन उनके चारों ओर घनी डेथ एनर्जी थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि वे अपनी उम्र की सीमा तक पहुंच चुके हैं और आगे प्रगति नहीं कर सकते। अगले ही पल काले रंग की लपटें धारण किए एक व्यक्ति सभी के सामने प्रकट हुआ। उसने उन दोनों एल्डर्स को देखकर उपहास से कहा, तुम दोनों बूढ़े जीवाश्म भी इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत रखते हो? वह और कोई नहीं बल्कि हेडी था, 3 नष्ट हो चुकी डायनेस्टीज का आखिरी जीवित राजकुमार। उसका असली नाम जू जियांगचेन था और उसकी कल्चरेशन 5th लेयर एम्परर रीलम तक पहुंच चुकी थी। पहले चिंग्यू डायनेस्टी के पास 8 लेट स्टेज एम्परर रीलम एक्सपर्ट्स थे, लेकिन 3 डायनेस्टीज के खिलाफ हुए युद्ध में उनमें से 6 मारे जा चुके थे। जुओ जांगचेंग का यहाँ आने का उद्देश्य बहुत सीधा था। वह चिंग्यू डायनेस्टी को भी उन्हीं 3 डायनेस्टीज की तरह पूरी तरह मिटा देना चाहता था। उसकी भयावह हंसी आसमान में गूंजते ही इंपीरियल सिटी के भीतर हजारों आकृतियां तेजी से इकट्ठा होने लगीं। ये सभी वे जासूस थे जिन्हें उसने वर्षों पहले चिंग्यू डायनेस्टी में छिपा कर रखा था। यहाँ तक कि जब 3 डायनेस्टीज नष्ट हो रही थीं, तब भी उसने उन्हें वापस नहीं बुलाया था। वह इसी दिन का इंतजार कर रहा था। 3000 से ज्यादा कल्टीवेटर्स अचानक प्रकट हो गए। उनमें सबसे कमजोर व्यक्ति भी किंग रियलम में था। यह वही अंतिम ट्रम्प कार्ड था जिसे उसने चिंग्यू डायनेस्टी को नष्ट करने के लिए तैयार किया था। अगर शेन किकी ने वर्षों पहले अचानक इंपीरियल वॉर शुरू करके उसकी योजनाओं को नष्ट न किया होता, तो केवल 10 साल के भीतर वह पूरी डायनेस्टी को आसानी से पलट देता। तभी इंपीरियल पैलेस के भीतर से शनचीकी बाहर निकली। उसने शानदार क्रिम्सन रोब पहन रखा था और उसकी एम्प्रेस ऑरा ने आते ही पूरे बैटलफील्ड को दबा दिया। उसने जुओ जंगचेंग को देखते हुए ठंडी आवाज में कहा, तुम 3 डायनेस्टीज की बची हुई गंदगी के अलावा कुछ नहीं हो। चूंकि आज तुम यहाँ आए हो तो अपनी जान यहीं छोड़कर जाओ। उसके बोलते ही उसके पीछे एक विशाल केओस फायर लोटस प्रकट हो गया। उसकी ऑरा ऐसी थी मानो स्वर्ग और धरती को भी जला सकती हो। जू जियांगचेन का चेहरा गंभीर हो गया, लेकिन फिर भी वह हंस पड़ा। उसने कहा, शेन किकी, मैं मानता हूं कि मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन क्या होगा अगर मैं अपनी पूरी लाइफ स्पैन की बलि दे दूं? यह कहते ही उसके शरीर की लाइफ फोर्स तेजी से गायब होने लगी। जैसे ही जू जियांगचेन ने अपनी बात खत्म की, उसके हाथ में जल रही काली आग भयावह गति से फैलने लगी। कुछ ही पलों में वह एक विशाल डेथ फॉर्मेशन में बदल गई, जिसने शेन किकी को पूरी तरह अपने भीतर कैद कर लिया। उसी समय चिंग्यू डायनेस्टी के सैनिक और 3 नष्ट हो चुकी डायनेस्टीज के बचे हुए योद्धा आपस में भीषण युद्ध में भिड़ गए। फॉर्मेशन के भीतर फंसी शनचीकी को देखकर जुओ जांगचेंग जोर से हंसा और बोला, शेन किकी, आज तुम्हारी मौत का दिन है। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि मैं अपनी आंखों से चिंग्यू डायनेस्टी का विनाश नहीं देख पाऊंगा। जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले, उसके शरीर की आखिरी लाइफ फोर्स भी हवा में बिखर गई। लेकिन उसकी हंसी अब भी स्वर्ग और धरती के बीच गूंजती रही। पूरे बैटलफील्ड में लड़ रहे काले वस्त्रधारी कल्टीवेटर्स अचानक रुक गए। भले ही वे जानते थे कि आज उनकी मौत लगभग तय है, फिर भी सभी ने उस दिशा में झुककर प्रणाम किया जहां जू जियांगचेनग गायब हुआ था। उन्होंने एक साथ कहा, विदा माय लॉर्ड, हम मिशन पूरा करेंगे। यह दृश्य देखकर चिंग्यू डायनेस्टी के अनगिनत लोग भावुक हो उठे।
जुओ जांगचेंग में सचमुच एक महान शासक बनने के सारे गुण मौजूद थे। अगर उसका जन्म 20 साल पहले हुआ होता, नहीं, केवल 10 साल पहले भी हुआ होता, तो शायद चिंग्यू डायनेस्टी वास्तव में उसके हाथों गिर चुकी होती। लेकिन शेन चीकी को इस पूरी स्थिति में कुछ बेहद गलत महसूस हो रहा था। उसे घेरने वाला फॉर्मेशन शक्तिशाली जरूर था, मगर इतना नहीं कि उसे मार सके। जैसे ही वह फॉर्मेशन तोड़कर बाहर निकलती, युद्ध समाप्त हो जाता। जुओ जांगचेंग जैसा व्यक्ति यह बात न समझे, ऐसा हो ही नहीं सकता था। फिर उसने अपनी सारी जिंदगी क्यों दांव पर लगा दी? यही सवाल उसके मन में उठा ही था कि अचानक आसमान फट गया। एक विशाल दरार खुली और उसमें से एक व्यक्ति बाहर निकला। वह डोंगफेंग जियान था। ऊपर से नीचे देखते हुए उसने शांत स्वर में कहा, मैंने किसी का अनुरोध स्वीकार किया है, इसलिए एक तलवार चलाने आया हूं। अगले ही क्षण उसकी सोर्ड इंटेंट ने पूरे आकाश को चीर दिया। अनंत सोर्ड लॉज किसी अथाह नदी की तरह फूट पड़े और पूरी दुनिया में फैल गए। ऐसा लग रहा था मानो उस तलवार के नीचे कोई भी जीवित नहीं बच सकता। उस समय शेन किकी पूरी तरह फॉर्मेशन तोड़ने में व्यस्त थी और पीछे से आने वाले इस हमले का सामना करने का उसके पास कोई अवसर नहीं था। चिंग्यू डायनेस्टी के 2 8th लेयर एम्परर रेल्म एल्डर्स तुरंत अपनी पूरी शक्ति के साथ फूट पड़े। वे अपनी जान देकर भी शनचीकी को बचाना चाहते थे, लेकिन उन्हें घेरने वाले काले वस्त्रधारी दुश्मन ये अच्छी तरह जानते थे कि अगर शेन किकी मर गई तो चिंग्यू डायनेस्टी भी खत्म हो जाएगी। इसलिए वे एक एक करके सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने लगे। वे सिर्फ कुछ पल खरीदना चाहते थे ताकि दोनों एल्डर्स समय पर न पहुंच सकें। जब सभी को यकीन हो गया कि एम्प्रेस अब बच नहीं सकती, तभी मेरी आकृति अचानक शनचीकी के पीछे प्रकट हुई। जैसे ही मैंने अर्थ स्वॉर्ड होयू को बाहर निकाला, एम्प्रेस स्वॉर्ड की ऑरा फूट पड़ी। कुछ क्षण पहले तक अजेय लग रही डोंगफेंग जियान की स्वॉर्ड एनर्जी अचानक ऐसी भागने लगी जैसे किसी प्राकृतिक शिकारी का सामना कर लिया हो। मैंने डोंगफेंग जियान की तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, तुमने किसी का अनुरोध स्वीकार किया और एक तलवार चलाई, तो संयोग से मैंने भी किसी का अनुरोध स्वीकार किया है और अब मैं भी एक तलवार चलाने जा रहा हूँ। ध्यान रखना, इसे रोक लेना। इतना कहकर मैंने अपनी तलवार घुमा दी। देखने में वह हमला बिल्कुल साधारण था। न कोई चमकदार रोशनी थी, न कोई दुनिया हिला देने वाला दृश्य। लेकिन जैसे ही सोर्ड एनर्जी प्रकट हुई, पूरे अंतरिक्ष में अनगिनत दरारें फैल गईं। यहां तक कि शून्य भी उस शक्ति को सहन नहीं कर पा रहा था जो उस एक वार में छिपी हुई थी। अगले ही पल आसमान से रक्त बरसने लगा। स्वर्ग और धरती ने शोकपूर्ण चीखें निकालनी शुरू कर दी। यह वही हेवनली फिनोमिनॉन था जो केवल तब प्रकट होता था जब कोई लेट स्टेज एम्परर रियलम एक्सपर्ट मरता था। चिंग्यू डायनेस्टी का हर व्यक्ति भय से कांप उठा। डोंगफेंग जियान मर चुका था। वही डोंगफेंग जियान, डोंगफेंग इंपीरियल क्लैन का सर्वोच्च प्रतिभाशाली जीनियस, जिसे पिछले 3000 वर्षों की सबसे महान प्रतिभा कहा जाता था। किंवदंतियों के अनुसार युवावस्था में उसने खुद अपनी आंखें नष्ट कर दी थीं, क्योंकि उसे लगता था कि बाहरी दृश्य उसकी सोर्ड पाथ में बाधा बनते हैं। लेकिन ऐसा भयानक व्यक्ति भी मेरी तलवार के सामने जवाबी हमला तक नहीं कर पाया। डोंगफांग जन की मृत्यु के साथ ही तीनों डायनेस्टीज के बचे हुए लोगों की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। युद्ध अंततः समाप्त हो गया। इस लड़ाई के बाद मेरी प्रतिष्ठा पूरे सदर्न रीजन में विस्फोट की तरह फैल गई। एक ही रात में मैं उस व्यक्ति से, जिसे लोग चुपके चुपके एम्प्रेस का दिल चुराने वाला चोर कहते थे, एक ऐसे पियरलेस एक्सपर्ट में बदल गया जो एक ही वार में लेट स्टेज एम्परर रेल्म एक्सपर्ट को मार सकता था। दूसरी तरफ डोंगफांग इंपीरियल क्लैन के भीतर डोंगफांग जियन की सोल लैंप अचानक बुझ गई। यह देखते ही क्लैन लीडर डोंगफेंग मिंग के शरीर से 9 लेयर एम्परर रियलम की भयावह ऑरा फूट पड़ी। उसका चेहरा क्रोध से विकृत हो गया। उसने दहाड़ते हुए कहा, कौन था? मेरे बेटे को किसने मारा? तुरंत जांच करो, मैं उसे अनंत काल तक पीड़ा दूंगा। ज्यादा समय नहीं लगा और डोंगफांग जियन की मृत्यु की पूरी जानकारी क्लैन तक पहुंच गई। सच्चाई जानने के बाद डोंगफांग क्लैन के तीनों 9th लेयर एम्परर रियलम एंसेस्टर्स असामान्य रूप से शांत हो गए। डोंगफांग जियन वर्तमान क्लैन लीडर का पुत्र था। केवल 3000 वर्ष की आयु में वह एम्परर रियल्म तक पहुंच चुका था और उसे वह व्यक्ति माना जाता था जिसके इमॉर्टल रियल्म में प्रवेश करने की संभावना सबसे अधिक थी। आखिर इस दुनिया में अनगिनत वर्षों से कोई इमॉर्टल नहीं बना था, लेकिन 1000 साल पहले प्रॉफिट यांजी जी ने एक चौंकाने वाली भविष्यवाणी की थी। उसने कहा था कि इस दुनिया का हेवनली दाओ अधूरा है। इमॉर्टल पाथ टूट चुकी है, लेकिन एम्परर रेल्म एक्सपर्ट्स अब भी पैदा हो सकते हैं। जब दुनिया में एम्परर रेल्म एक्सपर्ट्स की संख्या एक निश्चित सीमा तक पहुंच जाएगी, तब इमॉर्टल पाथ दोबारा खुल जाएगी। इसी भविष्यवाणी के कारण डोंगफंग क्लैन ने अपनी पूरी शक्ति डोंगफंग जियन को तैयार करने में लगा दी थी। उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन वह क्रूर इमॉर्टल पाथ को पार करके क्लैन को और ऊंचाइयों तक ले जाएगा, लेकिन अब उसकी मृत्यु के साथ उनका सारा निवेश और उम्मीदें भी समाप्त हो चुकी थीं। तभी एक एंसेस्टर अचानक खड़ा हो गया। उसने ठंडी आवाज में कहा, चिंग्यू एम्प्रेस। उसकी आंखों में भयंकर किलिंग इंटेंट जल रही थी। उसने कहा, मैं तुम्हारे उस इंपीरियल लॉर्ड से मिलना चाहता हूँ। वह व्यक्ति डोंगफांग क्वांग था, एक ऐसा भयावह अस्तित्व जिसने केवल शारीरिक शक्ति के बल पर एम्परर रियल्म हासिल किया था। लेकिन वह एक कदम भी आगे बढ़ा था, उससे पहले एक दूसरे एल्डर ने उसे रोक लिया।
उसने कहा, फोर्थ ब्रदर, लापरवाही मत करो। बोलने वाला डोंगफेंग मेन था, जो इस समय पूरे डोंगफेंग क्लैन का सबसे शक्तिशाली कल्टीवेटर था। लेकिन डोंगफेंग कुआंग ने सिर्फ ठंडी हंसी छोड़ी और कहा, लापरवाही, ये तो सिर्फ एक चिंग्यू डायनेस्टी है। डोंगफांग कुआंग के चेहरे पर अब भी गहरा असंतोष साफ दिखाई दे रहा था। उसने दांत भींचते हुए कहा, अगर हमारी 9 इंपीरियल क्लैंस को अपनी प्रतिष्ठा और नाम की इतनी चिंता होती, तो क्या तुम्हें लगता है कि शैन की जैसी एक साधारण महिला पूरे साउदर्न रीजन को एकजुट कर पाती? लेकिन डोंगफेंग मेन ने उसकी तरफ शांत नजरों से देखा और धीरे से पूछा, तो मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारा मुकाबला जियानर से होता तो जीतने का तुम्हें कितना विश्वास होता? यह सुनते ही डोंगफंग कुआंग पूरी तरह चुप हो गया। उसका ऊंचा उठा सिर धीरे धीरे नीचे झुक गया और उसके चेहरे पर दर्द भरा भाव उभर आया। एक बार फिर उसने वही पुरानी बेबसी महसूस की। उसका दूसरा भाई सही कह रहा था। डोंगफंग जियन के सामने उसे अपनी निश्चित जीत का भी भरोसा नहीं था। तो फिर वह उस व्यक्ति को कैसे चुनौती दे सकता था जिसने डोंगफंग जियन को केवल एक तलवार से मार डाला था? तभी डोंगफंग क्लैन के तीसरे एंसेस्टर डोंगफंग हुआ, जो अब तक पूरे समय चुप बैठे थे, अचानक ठंडी आवाज में बोले, सेकंड ब्रदर, क्या हम सच में इस मामले को ऐसे ही छोड़ देंगे? उस आदमी ने जियानर को मार दिया। जो व्यक्ति उसे एक तलवार से मार सकता है, उसकी कल्टीवेशन कम से कम 9th लेयर एम्परर रेल्म तो होगी ही। यह सुनकर डोंगफैंग मैन कुछ क्षणों के लिए चुप हो गया। फिर उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी हो गई। उसने कहा, बिल्कुल नहीं। जिस दिन इमॉर्टल पाथ दोबारा खुलेगी, उसी दिन उसकी मौत भी तय होगी। इसी तरह देखते ही देखते 10 साल और बीत गए। उन 10 वर्षों के दौरान शेन चिकी ने मुझे एक और बेटी दी। उसका नाम मिंग लिंगर रखा गया। जहां तक मेरी बड़ी बेटी शेन चिंगचिंग की बात थी, वह 2 साल पहले ही घर छोड़कर विंगसिन सोर्ड सेक्ट में सोर्ड्समैनशिप सीखने चली गई थी। उसने मुझसे सीधे तलवारबाजी क्यों नहीं सीखी? इसकी वजह बहुत आसान थी। अगर उसे सोर्ड टेक्निक्स चाहिए होती तो मैं उसे जितनी चाहे उतनी दे सकता था। लेकिन अगर वह मुझसे कल्टीवेशन सिखाने को कहती तो मैं सिर्फ अजीब सी मुस्कान ही दे सकता था। लोगों को सिखाना कभी मेरी ताकत नहीं रही थी। एक दिन छोटी मिंग लिंगर ने मेरी आस्तीन पकड़ ली और अपनी बड़ी बड़ी नम आंखों से मेरी तरफ देखने लगी। उसने मासूम आवाज में कहा, डैडी, मुझे बिग सिस्टर की बहुत याद आ रही है। क्या आप मुझे उनसे मिलने ले चलेंगे प्लीज? मैंने तुरंत सिर हिलाकर मना कर दिया। नहीं, तुम्हारी मदर ने सख्त आदेश दिए हैं। जब तक तुम उनके दिए हुए सारे बुक्स खत्म नहीं कर लेती, तब तक तुम्हें कहीं जाने की अनुमति नहीं है। यह सुनकर मिनंग लिंगर ने अपने गाल फुला लिए और जिद्दी अंदाज में बोली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिस्टर की याद आ रही है। डैडी प्लीज। उसकी प्यारी सी शक्ल और मीठी आवाज सुनकर मेरा दिल लगभग पिघल गया। खुद को तुरंत हाँ कहने से रोकने के लिए मुझे अपनी पूरी इच्छा शक्ति लगानी पड़ी। लेकिन असली वजह कुछ और थी। मैं उसे वहां ले ही नहीं जा सकता था, क्योंकि शेन चिंगचिंग अब स्वॉर्ड सेक्ट में नहीं थी। वह तो लोअर वर्ल्ड में भी मौजूद नहीं थी। सिस्टम के अनुसार 2 दिन पहले वह वेंगसिन सोर्ड सेक्ट के एक सीक्रेट रेल्म में प्रवेश कर चुकी थी। लेकिन वह कोई साधारण सीक्रेट रेल्म नहीं था। वेंगसिन सीक्रेट रेल्म उससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी और असाधारण चीज थी।